अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। माशी हालात बिगड़ रहे हैं, मुल्क तबाही की दलदल में उतर रहा है और हम हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दबाए बैठे हैं, किसी मौजे के मुंतज़िर हैं। इस तरह के मुंतज़िर हैं कि जैसे कोई मौजा हो जाएगा और हर तरफ रेल पेल हो जाएगी। हुकूमतें ऐसे नहीं चला करती हैं। हुकूमतों को चलाने के लिए खून जिगर जलाना पड़ता है। पहले तो अंदर से आवाज़ें आती थी, हमारे लोग एतराज़ करते थे, कौम चीख पड़ती थी, बिजली के बिल, गैस के बिल, हर तरफ से आवाज़ें, महंगाई। लेकिन अब तो चीन जैसा भी हमारा दोस्त, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि इससे हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है, शहद से मीठी है, समंदर से गहरी है, वो भी हमारी नाअहलियों पर चीख उठा। लेकिन अब भी हमने अगर इस वेकअप कॉल के बाद भी अगर हमने होश के नाखून ना लिए तो तबाही हमारा मुकद्दर बन जाएगी, क्योंकि कोई भी हम पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं होगा। चीन ने हाल ही चंद दिन पहले ईरान के साथ एक मंसूबे पर 25 साल की तवील शराकतदारी के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं। और ये चीन का जो मल्टी बिलियन मंसूबा है, ट्रिलियन डॉलर्स का जो मंसूबा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ईरान के साथ उन्होंने एक 25 साला तवील मंसूबे शराकतदारी पर साइन किए हैं। और इस मौके पर जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा थे वांग यी, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर दस्तखत की। और इस मौके पर जो एक स्टेटमेंट जारी हुई वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारा इस वक्त हम किस जगह पर खड़े हैं। स्टेटमेंट के अंदर था जी, चाइना एंड ईरान हैव साइंड अ 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एज बीजिंग एक्सपैंड्स इट्स $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि चीन ने ईरान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जो उसके अरब डॉलर का मंसूबा जो बेल्ट एंड रोड है उसके साथ है। और ये तवीलुल मुद्दती शराकती मंसूबा है। इसमें आगे चल के वांग यी ये कहते हैं कि ईरान डिसाइड्स इंडिपेंडेंटली, कि ईरान आज़ादाना फ़ैसले करता है ऑन इट्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में। यानी कि ईरान दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के अंदर आज़ादाना फ़ैसला करता है। एंड इज़ नॉट लाइक सम कंट्रीज़ दैट चेंज देयर पोजीशन विद वन फ़ोन कॉल। यानी कि ईरान उन मुल्कों जैसा नहीं है जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी राय, अपनी पोजीशन बदल देते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा हम सब जानते हैं कि किसकी जानिब था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो CPEC इनिशिएटिव है वो इमरान साहब जब से सियासत में है उन्होंने मुतनाज़ा इसको किया हुआ है। आपको याद है कि जिस वक्त वो धरने पे बैठे थे और उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आकर इस CPEC मंसूबे पर साइन करने थे, लेकिन वो इस धरने की वजह से पाकिस्तान का दौरा उनको मुलतवी करना पड़ा और फिर इस मंसूबे पर 1 साल के बाद दस्तखत हुए। फिर जब इमरान साहब की गवर्नमेंट आ गई, इक़्तिदार में आ गए, तो असद उमर के एक बयान पर जिस पे ये कहा गया कि CPEC के मंसूबों में बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हुई है, पाक चीन ताल्लुकात के अंदर फिर दरार आ गई। और उसके बाद फिर आर्मी चीफ को चाइना का दौरा करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद चाइना का दौरा करना पड़ा, और फिर ख़ासी मिन्नत समाजत के बाद ये ताल्लुकात मामूल पर आए। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर किया गया और उस रेफरेंस में भी चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मंसूबे लगाने के लिए किक बैक्स दिए गए, जिस पर चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया। और उसके बाद फिर इस हुकूमत ने एक गो स्लो की पॉलिसी शुरू कर दी। यानी कि वो जो मंसूबे चाइना ने तकमील करने थे और इन्होंने भी किसी जगह पर जाके कंट्रीब्यूशन करनी थी, तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशंस थी उसको स्लो कर दिया गया। उसके लिए फ़ंड्स को जारी करना रोक दिया गया, कम कर दिया गया। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी के चक्करों में ना उसको डाल के तो उसको बहुत ज़्यादा डिले करना शुरू कर दिया गया। फिर और उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन प्रेशर आ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। साबिक दौर के अंदर ट्रंप रजीम तो है वो बहुत ज़्यादा खुल के चाइनीज़ इस इनिशिएटिव के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती रही। इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचाया कि ये जो CPEC है ये चूँकि गिलगित बल्तिस्तान और शायरा काराकोरम के साथ लिंक होता है, लिहाजा ये हमारे लिए पसंदीदा अमल नहीं है। और फिर चीन ने ही पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हर जगह पर सपोर्ट किया, बल्कि इंगेज किया है इंडिया को। आपको याद है वो लद्दाख वाला मामला जो अभी तक चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि चीन ने हर लेवल पर हमें सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने इस
बेहतरीन दोस्त को भी अपने हाथ से ज़ाया करने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी। हम यानी कि इमरान साहब की जो गवर्नमेंट है ये हर एक मामले को माजी पर थोप देती है। सर्कुलर डेट बढ़ गया है जी, ये माजी की गवर्नमेंट ने गलत फैसले किए, लिहाजा ये सर्कुलर डेट बढ़ गया। बिजली की शॉर्टेज ख़त्म हुई, 10,000 मेगावाट बिजली बढ़ गई, तो फवाद चौधरी साहब आके टीवी पर कहते हैं कि ये मंसूबे ही गलत लगाए थे कि 10,000 मेगावाट बिजली सरप्लस क्यों होगी, लिहाजा ये प्रोजेक्ट्स ठीक नहीं लगे और इसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। ये भी माजी पर चला गया। स्टील मिल्स नहीं चल रही, माजी पर ठीक है, ये बात मान ली। PIA नहीं चल रहा, मान लिया, माजी की गवर्नमेंट है। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो काम आपका है ना। CPEC के अंदर तो जारी मंसूबे हैं, ये तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, इसको तो आपने आगे बढ़ाना है। और आप खुद चाइनीज़ मॉडल की हर वक्त तारीफ़ करते हैं कि चाइना का जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो बेहतरीन मॉडल है। चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने 100% पॉवर्टी ख़त्म कर दी, सब कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। हर एक की पर कैपिटा इनकम जो है, फीकस आमदनी है, उसको बढ़ा दिया गया। चीन की GDP कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तारीफ़ों के पुल बांधे हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वही वाला काम किया है इमरान खान साहब ने इस ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये हालत आ गई कि चाइना जो है ना, वो डिप्लोमेसी के अंदर को बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं करता। वो जो है बिटवीन दी लाइंस गुफ्तगू करते हैं, बड़े ठंडे और मीठे अल्फाज के अंदर अपने मुद्दा को बयान करने की कोशिश करते हैं या फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन हमने चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा को उस लेवल पर पहुँचा दिया कि वो इस तरीके का बयान देना शुरू कर दिया, बल्कि ताना मारा उसने पाकिस्तान को कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि फ़ोन कॉल्स पर पोजीशन चेंज करने वाले कौन लोग थे? मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने कॉलिन पावेल के फ़ोन के ऊपर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को चेंज कर दिया। पाकिस्तानी है ना ये, इसको पाकिस्तान के ऊपर ही इसका दबाव आ सकता है, या पाकिस्तान के हवाले से बात की जा सकती है। इमरान खान है जिन्होंने ट्रंप के से मुलाकात के बाद और उनके टेलीफोन कॉल्स के बाद CPEC के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया या उस पर जो प्रोग्रेस थी उसको कम कर दी। तो क्या हमें अपनी सियासत के लिए कौमी मफादात को कुर्बान करना चाहिए? क्या हमें एक ऐसे अलाय को, एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसे काबिल भरोसा मुल्क के ऊपर हमें इस तरीके से जिच करना चाहिए कि वो खुले बंदों पर हम पर तनकीद करने का पर सामने आ जाए? मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए तो शायद होना हो, लेकिन ये मेरे और आपके लिए एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल इन ए सेंस के जो सेलेक्टर्स का खेल है ना, ये तो बिल्कुल सामने आ चुका है बड़ा खुल के, और जो अगली प्लानिंग आ रही है उस पर भी मैंने आपको आगाह कर दिया हुआ है। अब मेरा ये ख्याल है कि ये वो मौका है कि हम कुछ मेक और ब्रेक कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम खुद किसी न किसी तरीके से एक ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं जहाँ से हम सेलेक्टर्स को मजबूर कर सकते हैं कि वो बराए करम रियासती अमूर से बाहर रहे। देखें, जब तक कौम अपनी हालत को ख़ुद बदलने का फ़ैसला नहीं करती, मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीडर सामने आकर इसका फ़ैसला करता है। तहरीकें बन जाती हैं खुद ब खुद रो पौधे की तरह, लेकिन उसके बाद उनको लीडर्स मिल जाते हैं जो उनको आगे लेके जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब मेरा ख्याल है इस लेवल पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें इस किस्म के इनिशिएटिव्स पर भी गौर करना चाहिए, प्लान B के तौर पर। क्योंकि अगर हम इसी तरीके से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसलों को गैर मरई क़ुव्वतों के ऊपर छोड़ते रहे कि जनाब कोई फ़ैसला करेगा हमारे बारे में और हम फिर एक वोट डालने की रस्म अदा करेंगे, यूँ अंगूठा लगा देंगे, तो ये काफ़ी है मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि जो ये सिचुएशन, इससे मैं तो ख़ासी तौर पर डिस्टर्ब हुआ हूँ कि ख़ारजी महाज पर भी गालियाँ, अंदरूनी महाज पर भी गालियाँ। क्या पाकिस्तानी कौम इस लायक नहीं रह गई कि वो इनिशिएटिव्स ले सके? क्या पाकिस्तानी कौम के अंदर तरक्की करने का हक़ नहीं है? क्या इनके अंदर जज्बा नहीं है? हम तमाम तर खामियों, कोताहियों, गलतियों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे रास्ते के अंदर जो लोग हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या हमें उसको खुद अपने ठोकर पे नहीं रखना चाहिए? हमें रखना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने अब भी ना समझा तो माशी तबाही की दलदल में हम इस हद तक उतर जाएंगे कि उसके बाद फिर हमारी अपनी सर्वाइवल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं, क्योंकि इस हुकूमत ने तो ना महंगाई पे काबू पाना है, ना चीनी माफिया पे काबू पाना है, ना आटा माफिया पे काबू पाना है, ना पेट्रोल माफिया पे काबू पाना है। यहाँ पे माफियाज की गवर्नमेंट है और ये ट्विटर गवर्नमेंट है, प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है, जिसने सिर्फ ट्विटर पर अपनी
अपनी हुकूमत चलानी है, माफियाज को खुली छूट मिलनी है और गरीब आदमी ने पिसते चले जाना है। इसके अलावा इसका कोई और हल मुझे नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरीके के ये सिचुएशन बन रही है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी का इम्कान हो। खैर, आपके सवालात की तरफ आता हूँ मैं। सजाद मुग़ल साहब का सवाल है कि हारून रशीद साहब पर यकीन नहीं है क्योंकि वो झूठ बोलते रहते हैं और उनकी झूठ पर मुझे यकीन नहीं है। मैंने बात की थी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जेल के अंदर। मेरा ये, अगर मुग़ल साहब आप ये वीलॉग दोबारा सुने, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मेरी ख़बर की तस्दीक हारून साहब ने की है, क्योंकि उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने बात की थी। लिहाजा उन्होंने वो ख़बर शेयर की है जो मैंने आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो मैंने सिंपल ये है कि उन्होंने मेरी ख़बर की तस्दीक की है। इस हवाले से मैंने एक रेफरेंस के तौर पर ये ज़िक्र किया था। ये नहीं कहा था कि मैं उनसे ख़बर ले रहा हूँ, मैं अपनी ख़बर थी जो उस हवाले से थी। हुमा नासिर साहबा ये फरमाते हैं कि अगस्त की तारीख़ दे दिया मैंने और एक मरतबा फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अगस्त की तारीख़ का मतलब मैंने अगस्त के साथ ज़िक्र किया था एक अहम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का, जो अगस्त में मुतवक्के है। अगस्त से पहले भी बहुत टाइम है, लेकिन उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि उस दौरान अंदर खाते की मुलाकातें होंगी, अंडर वाटर एग्रीमेंट्स होंगे, अंडर वाटर मुलाकातें होंगी, बंद कमरों के इजलास होंगे, टेलीफोन राब्ते होंगे, व्हाट्सअप कॉल्स होंगी। लेकिन उसकी वजूहात हैं। आपको पता है कि कोई भी ट्रांजिशनल शदीद तरीन गर्मी, आगे रमज़ान आ रहा है, शदीद तरीन गर्मी का मौसम है, फिर बरसात है, उसके बाद बजट आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये प्लान बना रहे हैं उनको अपनी तनख्वाहें भी तो चाहिए होती हैं। तो जब तक बजट मंजूर नहीं होगा, कोई ना किसी लेवल पर कोई तब्दीली आ नहीं सकती। और ये तमाम तब्दीली इनफैक्ट बेस कर रही है उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखा जा रहा है, और उसके लिए जो डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, क्योंकि पुराने डायरेक्टर ने जाना है तो नवा डायरेक्टर रहेगा तो पुराना जाएगा ना। तो उसके लिए अगस्त है, उसकी करीब तरीन अगस्त के करीब तरीन वो ये अहम एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, जिसके बाद फिर इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस खाके के अंदर रंग भरे जाएंगे और उसके बाद फिर मामला होगा। ये ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं, ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि अब तक जो मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो दुरुस्त साबित हुई। अगर मैंने आपके साथ 100 ख़बरें शेयर की हैं तो मैक्सिमम 9 या 10 ही गलत साबित हुई होंगी, बाकी तमाम अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक साबित हुई हैं। लिहाजा ये ट्रक की बत्ती नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप खुद देखेंगे कि अगस्त के बाद और अगस्त तक किस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो रही है। बल्कि जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त ये टीवी पर टिकर चल रहे थे परवेज़ इलाही साहब के, उन्होंने ख़ुद भी अब हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी है। तो आपको याद है कि जो मैंने आपको पावर प्लेयर्स के अंदर जो चीज़ें बताई थी कि कौन कौन से कंपोनेंट निकल के सामने आएंगे अब हुकूमत के ख़िलाफ़, तो परवेज़ इलाही साहब भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा जी आवाम को रिलीफ ना दिया तो आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा वो है जो कोरोना इफ़ेक्टेड है, और हम कोरोना से निपटने के लिए बातें ज़्यादा कर रहे हैं, वैक्सीन का बंदोबस्त नहीं कर रहे। हमें वैक्सीन का बंदोबस्त करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब वो ख़ुद भी हुकूमती अलाई भी, परवेज़ इलाही साहब भी खुद अब सामने आएंगे और अगले दिनों में मज़ीद खुल के सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।